जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मे का दिन है। मुर्तजा सोलंकी साहब कहीं और मसरूफ हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेठी साहब, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर द टाइम। बहुत ज्यादा अहम खबरें इस पूरे हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई। आप खुद भी देख रहे हैं, आपका शो भी हम देखते हैं हफ्ते में जब भी आता है। और आपके तज्जिए और आपकी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं हम सबके लिए। तो आज भी हम चाहेंगे कि आपसे मजीद जरा जाने कि इमरान खान साहब ने कल जो अपनी तकरीर की, बड़ी जज्बाती किस्म की, उन्होंने कहा मुझे दीवार से मत लगाओ, प्रेशर में मत लाओ, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, तीनों तरफ से पूरा मुल्क पीटीआई के साथ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो बेनकाब कर देंगे वो चार लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। एक एक तो ये हुआ, उनका जलसे जुलूस उनके जारी हैं, उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। और यकीनन उनके कॉन्फिडेंस का एक ये बहुत बड़ा सबब है कि उनको पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, आला अदालतें, वो रिलीफ दे रही हैं उनके तमाम मामलात के ऊपर, चाहे वो उनकी तकारीर पे पाबंदी हो, उनकी एंटी टेररिज्म वाला पर्चा हो, तौहीन अदालत केस हो। तो एक खान साहब का जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इशू हमारी आज हम लाएंगे जेर बहस, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम इशू है, वो है पाकिस्तान में सैलाब के बाद जो हमारे भाई बहन होमलेस बे यारो मददगार इस वक्त वेट करें इमदाद के लिए। उनकी उनका क्या बनेगा और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़कर सपोर्ट करेगी। जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं $10 अरब के हैं इस नुकसान के, शायद ये नंबर और भी बढ़ जाएगा जब ऑन ग्राउंड सर्वेज होंगे। लेकिन इस वक्त जो है शदीद किल्लत है टेंट्स की, मेडिसिन की, फूड की। प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इंडिया के साथ ट्रेड की कोई बात की बिफ्ता साहब ने, फॉरेन ऑफिस ने डिनाई कर दिया। मैं इन तमाम इश्यूज के ऊपर आपसे बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने इमरान खान साहब की बात करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि वो बेनकाब कर देंगे उन लोगों को जिन्होंने साजिश की है। ये इशारा तो आपको पता है कहाँ है सैदी साहब, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जिनको वो ये धमकियां दे रहे हैं? जी। रजा, बहुत से सवाल आपने खड़े कर दिए तो मुख्तसर सारे जवाब देने पड़ेंगे जी। ताकि हम सब सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। देखिए, खान साहब ने तो पीछे तो हटे नहीं। वो आपने केसेस कर दिए, सब कुछ कर दिया, अदालत भी ले गए, वो पीछे नहीं हट रहे। और उनका जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े खुश हैं इससे कि वो पीछे नहीं हट रहे। सही। और ये उनको और फिर दाव पे चढ़ाते हैं कि वो जितने वो सपोर्टर साथ खड़े रहते हैं ये और दिलेर हो जाते हैं और धमकियां देते हैं। अब दरअसल ये धमकियां तो दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी, फिर उसके बाद उन्होंने जुडिशरी को भी धमकियां दी। जुडिशरी तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स केव्ड इन। मगर अब ये देखते हैं क्या खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते, क्या इंसाफ देंगे या नहीं देंगे। आ, आपका तो मुझे मौक़िफ़ समझ आ गया। आप समझते हैं कि वो अभी भी इमरान खान को लाडला समझते हैं और बड़ा नरमी से उनसे हैंडलिंग हो रही है। बिल्कुल। मगर दरअसल इसके पीछे कुछ और भी हो रहा है। कुछ सिग्नलिंग भी हो रही है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, जिसमें जुडिशरी इज इंक्लूडेड, उनको एहसास होता जा रहा है कि कुछ और भी गेम साथ साथ चल रही है। खान साहब ने ये जो धमकी दी है, पहले भी उन्होंने कहा था कि चार लोग हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सुन लीजिएगा और मेरा इंतकाम लीजिएगा। आवाम से ये कहा कि वो मैंने टेप रिकॉर्डिंग कर ली। अभी भी वही बात कर रहे हैं, सही। चार लोग। तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा मोहतरमा ने भी आ, जब वापस आई थी दुबई से 2007 में, तो मोहतरमा ने भी जिक्र किया था चार लोगों का या पांच लोगों का कि जी अगर हाँ। मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों से इनको जिम्मेदार ठहराइएगा। मगर क्या किसी ने कोई ठहराया जिम्मेदार? नहीं, कोई नहीं ठहराया। कुछ भी नहीं और ना हुआ। ही आज तक किसी को ठहराया गया है। अगर कुछ होता भी है तो कुछ नहीं, कोई नहीं कोई ठहराता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ठहराना है तो वो फिर मुमकिन नहीं होता। सही। एस्टेब्लिशमेंट के पास इतना पावर है कि वो फर्क कर देती है सबको। और मीडिया इतना कंट्रोल में है उनके कि फिर मीडिया उनकी कहानी जो है, उनका बयानिया जो है वो चलाता है। और जो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं। मीडिया उनके डिफेंस में खड़ा नहीं होता ज़्यादा देर। आफ्टर ऑल उन्होंने तो आगे जब आगे बढ़ना होता है और
सामना करना होता है मुश्किलात का, जो कि फिर आती है उनके रास्ते में। तो इसलिए ये धमकी तो, इसके तो कोई ख़ास मैं नहीं उसको अहमियत देता। अगर इसमें कुछ जान है तो वो यही होगी कि जी मुझे फलाने ने ये कहा और मुझे फलाने ने ये कहा और फलाने के बारे में ये कहा और फलाने के बारे में ये कहा और फलाने ने मेरे से ये फ़ेवर ली और फलाने ने मेरे से ये फलाने की फ़ेवर कैंसल करवाई। तो इस किस्म की बातें होंगी और फलाने ने फलाने वक़्त पे मुझे कंधे पे उठा लिया और फलाने ने फलाने वक़्त पे मुझे बचाया और फलाने ने फलाने ने फलाने को नुकसान पहुँचा दिया। तो इस किस्म की बातें हैं। मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सब बातें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर किस्म की बात हो चुकी है, हर किस्म की बात हो रही है। इनफैक्ट बातें तो इतनी हो रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के की फिगर जो है उनको अगर सारी बातों का बता दिया जाए कि आपके बारे में ये कह रहे हैं लोग, तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये दिन भी आना था और इदारों को भी समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। तो बाहर तो अवाम जो है वो बिल्कुल इदारों के खिलाफ हुई भी है और खान साहब ने उनको खिलाफ कर दिया। अगर नवाज शरीफ साहब ने एक रोड़ा मारा था तो खान साहब ने तो पत्थर मार मार के एस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के पास अब मिस्टीक नहीं रही और अगर उनके बारे में कोई बुरी बात निकलती है कि जी फलाने ने ये किया, फलाने ये लोग कहेंगे सानू पता सी, ऑलरेडी इतनी गाली दे चुके हैं, सॉरी टू से दिस। और ये क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी रजा ये उन्हीं की है, जो यहाँ हमें जिस मोड़ पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया और अपने आप को और अपने इदारे को। बहरहाल, तो इससे मुझे तो कोई आई डोंट थिंक दिस इज एनी बिग डील। खान साहब को धमकियां देते रहेंगे, डजंट मैटर। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो और अवाम जो मर्जी सोचे उनके बारे में, सियासतदान जो मर्जी सोचे उनके बारे में, वो अभी भी बड़े पावरफुल हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके साथ है। अब ये बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ आपसे। जी, जी, इंटरनेशनल जी। कम्युनिटी जो है वो इस वक्त ना इमरान खान के साथ है, ना पाकिस्तान की ऑपोजिशन ऑब्लिक गवर्नमेंट के साथ है। वो नहीं समझते कि ये ज़्यादा देर चलेगा और उन्होंने सारे अंडे अपने वापस एस्टेब्लिशमेंट के बास्केट के अंदर डाल दिए। ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान तो है कि खान साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी दे थिंक दे आर इन कंट्रोल। अब आइए आगे अगली बात कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मेरी चिड़िया की खबर है कि खान साहब का कॉन्टैक्ट हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुँ, बराह रास्त राइट। और उसमें उनको यही समझाया गया है कि आप मेहरबानी करके अभी हमें ये आईएमएफ प्रोग्राम को ना डिरेल होने दें। ये बड़ा ज़रूरी है, मगर आपके जो डिमांड है वो हम पूरे कर देंगे। वो क्या डिमांड है? इलेक्शन करवाएँ इलेक्शन और जी। मैं वापस पावर में आऊँगा, मुझे आप रोक नहीं सकते। तो मेरा ख़्याल है उनको ये पैगाम दिया गया कि देखिए ये अभी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि 1-2 महीने ठहर जाएँ, ये ज़रा स्टेबलाइज़ेशन हो जाए, थोड़ा-सा ज़्यादा डिरेल मत करें। ये महँगाई इतनी सख्त है और आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही। ऊपर से ये फ्लड्स आ गए हैं। इन इन हालात में हम इलेक्शन कैसे करवाएँगे? तो आप ऐसे करें कि जनवरी तक ठहर जाएँ। कुछ नवंबर के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएँगे और जनवरी में फिर मैं हम आपकी इलेक्शन करवा देंगे, अनाउंस करवा देंगे। और मार्च के लिए आप तैयारी करें। हम आपको गारंटी करते हैं कि मार्च में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाएगी और ये जो हुकूमत है इसकी हम छुट्टी करा देंगे जनवरी में। या ये खुद चले जाएँगे या हम इनकी छुट्टी करा देंगे अगर ये नहीं जाते तो। मेरा ये ख़्याल है, ये आपको मैं बड़े अब जिसे कहते हैं ना सोच समझ के ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब खान साहब जो है वो अब अपना प्रेशर रखेंगे क्योंकि खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। जैसे अब एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को ट्रस्ट नहीं करती। इस वक़्त अगर कोई किसी को ट्रस्ट करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को ट्रस्ट करती है और शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। सही है, सही है। मगर अब एस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी है कि अब शहबाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं जीत सकते ना, जिन हालात में वो इस वक़्त है। और जो पॉपुलर सपोर्ट है इमरान खान को उसका क्या किया जाए? और उसको तो रोका नहीं अभी जा सकता। तो क्या सही है। किया जाए? और ना ही अब वो उस किस्म की रिगिंग-शिगिंग हो सकती है। अब ऊपर से ये भी है कि जिनके ये तरफ इशारा करते हैं खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है आप ना करें, मैंने तो आना ही आना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैंने तो आना ही आना है। फिर मैं देखूँगा आप कहाँ हैं, जहाँ भी आप होंगे, मैं नहीं छोड़ूँगा आपको। वो हुँ, तो यहाँ तक जा चले गए हैं कहते। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये धमकी कभी एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी या किसी जजेस को नहीं दी, जो इमरान खान दे रहे हैं। तो पुत्रो ठहरो तो सही, मैं आवांगा तो फिर देखांगे। अच्छा,
अब ये तो खैर अब कंटेम्प्ट, इसको तो कौन कंटेम्प्ट कहेगा, ये तो खान साहब का एक बयानिया है कि सबको मैं देख लूंगा। जब किसी के पास इतनी अवामी ताकत हो और नौजवान तबका उनके लिए बाहर निकल के लड़ने के लिए तैयार हो, तो फिर घबराना तो चाहिए ना। तो खान साहब तो अपने अवाम को कहते थे घबराना नहीं, तो अब तो मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं दूसरों को कि मैं बड़ा खतरनाक हूँ, घबराओ। तो इसलिए रजा, आई थिंक थिंग्स आर इन मूवमेंट। खान साहब अपना पीछे नहीं हटेंगे। जुडिशरी के पास इतना इंसाफ का मॉरल फाइबर नहीं है कि वो कानून के बेसिस के ऊपर खान साहब की छुट्टी करा दें। अलबत्ता ये जरूर है कि अगले महीने से हालात, सियासी हालात जो है, वो फिर आपको नजर आने शुरू होंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त कुछ माइलस्टोन्स आनी है। एक माइलस्टोन तो ये है कि ये जो इकोनॉमी जो फिर डिरेल हो गई है, जी, बिल्कुल, आपने अभी सैलाब जिक्र से। किया कि ये फिलहाल की वजह से सारा सबकी तवज्जो उसी तरफ है। आ, और ये कोई छोटा काम नहीं है वापस जो पटड़ी पे लेके आना। आपने अभी जिक्र किया कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब का ख्याल है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। रजा 2010 में जब फ्लड आए थे तो यूनाइटेड नेशंस ने कैलकुलेट किया था कि 9.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ करेक्ट। है। इस दफा जो बारिश आई है स्पेशली सिंध और सदर्न पार्ट्स में, वो कहते हैं कि इट इज 6 to 8 times मोर सिवियर जी, देन इन 2010। जी, सिमिलरली बलूचिस्तान में 6 times। तो जी। मैं ये समझता हूँ कि, और अभी हमें ये कहा जा रहा है कि अभी और भी मानसून ने मॉनसून बरसना अभी है, चल रहा है जी। और चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनएस 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हुआ था डैमेज, लेकिन इस बार तो बलूचिस्तान में और सिंध में कई उसका बेशतर हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है या बिल्कुल बह गया है। वैसे ही आपको पता है कितना नाकिस काम होता है हमारे पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्टिंग में, इतनी करप्शन, और जिस तरह की ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आपने देखा है, विजुअली देखा है आपने कि वो इंतहाई, मतलब उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। विच, अब ये बताइए इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां तक पाकिस्तान की मदद करेगी? अभी तो पीनट्स आ रहे हैं, 30 मिलियन दिए हैं अमरीकियों ने, वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने $150 मिलियन, $160 मिलियन की अपील की है। आई मीन, हालांकि उनको भी पता है कि इट्स कोलोसल। तो ये कुछ देंगे या कम से कम हमारा डेट की जो रीपेमेंट्स है उन्हीं को होल्ड पे रख दें, कुछ कैंसिल कर दें कुछ हिस्सा उसका। अभी तो बड़ा एक जेन्युइन और नेचुरल कॉज बनता है इसके लिए। रजा, इस वक्त हम जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह, हमारी तो खैर बात भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन नहीं करती, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी खौफनाक पिक्चर पेंट कर रहे हैं, और वो उनकी जमीर जाग उठी है। हम्म। मगर क्या उनकी रियासतों की जमीर जाग उठी है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। यस। देखिए, अभी किसी ने लिखा है कि जी अमेरिका ने $30 मिलियन दिया है। यहाँ 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दैट यस। मीन्स $1 पर पर्सन, वापस। ₹250, ₹250, ₹250 पर डिस्प्लेस पर्सन से क्या बनेगा। कुछ भी इसी तरीके के साथ जो यूके ने जो कमिट किया है, वो ऐसे लगता है कि 2 पेंस पर पर्सन है। किसी ने भी लिखा है ये सारा कुछ, और कनाडा के बारे में, एंड सो ऑन। अब बात यह है कि ये जो वॉर हो रही है यूक्रेन में रूस के साथ, वहां तो 1/10 हिस्सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ जितने पाकिस्तान में फ्लड में डिस्प्लेस हो गए, वॉर के जरिए नहीं हुए। तो बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का भी एहसास है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का कितनी कंट्रीब्यूशन है हम्म। इस नुकसान में। और वो खुद तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, 0.1% है। बाकी तो सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है ये पोल्यूट कर रही है। और यहाँ तक, मगर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है बाय दिस, पाकिस्तान पहले फरिश्त जो है 1 और 10 के दरमियान की फरिश्त में है। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, दैट्स राइट। और ये बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ इस रीजन में आने वाले हैं। तो इसलिए वी आर बीइंग penalized for the faults and errors and crimes of the international community, especially international capitalism, जिसमें यूरोप एंड चाइना एंड यूएस। अमेरिका जी। and the US, of course, are leading criminals as far as climate change is concerned, China included. और इन्होंने 10 साल पहले
यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी के तहत ये कमिट किया था कि हम $100 बिलियन का फंड इकट्ठा करेंगे हर साल, कि ये जो तब्दीली आ रही है क्लाइमेट के अंदर और जो पोल्यूशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो दिन है और आज का दिन है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब तक इनका अपनी डेविस्टेशन नहीं होगी, इन्हें एहसास नहीं होगा, और हम जैसे मुल्क जो है ये तबाह हो जाएंगे इसके जरिए, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एंड विल बी वॉश्ड अवे, बट दे डोंट केयर। तो जरूर। इसलिए वहां भी अब बात शुरू हो गई है। जो क्लाइमेट वॉचर्स हैं, या जो कि जिन्होंने ये इशू बनाया हुआ है, वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी इंटरनेशनल डेट जो है उसको माफ कर देना चाहिए, ताकि हमें ये देना ना पड़े, और आईएमएफ को भी पाकिस्तान को इमरजेंसी एड जो है अंडर इट्स इमरजेंसी प्रोविजंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने चाहिए, पाकिस्तानी और बाकी भी इस किस्म के ममालिक जहाँ इस किस्म के डेविस्टेशन हुई है। मगर क्यों, कौन सुन रहा है और कौन उनके साथ बात करेगा? यहाँ तो आपके पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो जो है इन मतलब है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो अनपॉपुलर है, और जो आपकी पॉपुलर ऑपोजिशन है वो अनपॉपुलर है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज उन्होंने जाके उनको तो ऐसे ऐसे किया है। तो अब बात यह है कि ये हमारे सियासतदान है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने राइट्स भी लेने नहीं आते इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जिनके साथ दोस्ती करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप हमारी मदद करें, बिकॉज यू ओ इट टू अस। उनको जाके हम नाराज करते हैं और उनके साथ आ, गालियां हम देते हैं जी। लड़ाई लग रहे और धमकियां देते हैं और इल्जाम लगाते हैं उनको। जी। जी। तो अब बात यह है कि ये, मैं तो फाइनल जिम्मेदारी जो है वो हमारी अपनी रूलिंग क्लास के ऊपर ही रखूंगा। दुनिया क्यों आपकी हेल्प करे अगर आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल। और ये इस साल जो ये जो डैमेज हो रहा है इसका तो अभी असेसमेंट वक्त लगेगा, मगर अब आईएमएफ ये भी कहता है कि जी इसके साथ आपकी ग्रोथ जो आपने 3 4 4% 4.5% प्रोजेक्ट की थी वो आधी रह जाएगी, और आधी रह जाएगी तो इसका ये मतलब है बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगी, और दुनिया वैसे ही कंट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ बिल्कुल। रिसेशन एंड इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस। तो आपकी एक्सपोर्ट्स को भी फर्क पड़ेगा, आपकी फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में जो आपके जो लोग हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। तो हर तरफ से आपका दायरा नैरो हो रहा है। जहां आपको हाई एक्सपोर्ट्स की जरूरत है वो आपकी मार्केट्स श्रिंक कर रही हैं बाहर। और आज जो खबरें आ रही हैं कि ये जो यूक्रेन के वॉर के ऊपर जो कि इन लोगों ने जो पॉलिसीज अख्तियार की हैं, यूरोप ने अमेरिका के पिट्ठू बन के, आ, उसकी वजह से इनको बहुत सख्त नुकसान अब का सामना करना पड़ेगा। आज जर्मनी के जो रिजर्व्स थे ऑयल के वो गिरते जा रहे हैं। जर्मनी ने अब महंगा ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, और आप यकीन करें यूके में और जर्मनी में ऑयल प्राइसेस जो है दुगनी तिगनी चौथी मल्टीप्लाई कर लें आप होते जा रही है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनकी ऑयल रिक्वायरमेंट्स है ह्यूज एंड सो ऑन। तो मतलब है कि वहां भी चीखें निकल गई हैं। आज मुझे एक लंदन से फोन आया एक साहब का, वो कहने लगे कि आप लोगों के हाल वाल पूछ रहे थे, तो फिर मैंने बताया तो कहने लगे आपको हम क्या बताएं, मेरा जो बिजली का बिल था पिछले महीने अगर 1 रुपया था तो इस महीने 6 रुपए हो गया है। तो तो रो रहे थे, कहने लगे मुझे तो अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा। 6 गुना बढ़ा दिया रातों रात होने। तो तो अब और कमर्शियल बिल्स और रेजिडेंशियल भी इसी तरीके के साथ, गैस, एनर्जी। तो हालत यूरोप की भी खराब होने जा रही है। ऊपर से इन्फ्लेशन वहां भी अब वही हो रहा है, ग्रोथ गिर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी शॉर्टेजेस एंड प्राइसेस। अभी डॉलर जो है ऑयल का जो प्राइस है वो अभी उतनी स्टीपली राइज नहीं की, मगर लगता है ऐसे ही है कि गिरेगी नहीं, राइज ही करेगी। इस वक्त दुनिया का सिर्फ 2 मुल्क हैं जो ऑयल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है। एक है रशिया और एक है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस एक्सपोर्ट नहीं करता, रशिया और सारे उसने रिजर्व्स अपने बिल्ड करता है, और इनफैक्ट खरीदता है ताकि वो अपने रिजर्व्स में ना डिप करना पड़े। और उधर रशिया जो है वो उसके ऊपर उन्होंने आप लोगों ने पाबंदियां लगा दी हैं कि आप रशिया से खरीद नहीं सकते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आज अगर इमरान खान कहता है कि रशिया से ऑयल लेना चाहिए, खान साहब भी होते तो वो ऑयल ना ले सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो मतलब है कि फिर उसके बाद आईएमएफ ने नहीं आना था, फिर आप कर लेते जो करते हैं। तो ये सियासत और इकोनॉमिक्स जो है ये मिक्स्ड है, मिली हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ बड़े मुश्किल हालात आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। अफसोस मुझे इस बात का है कि इस वक्त हमारे अंदर कोई यकजहती नहीं है पॉलिसीज की, स्ट्रेटजी की।
डेमोक्रेसी की, और एस्टेब्लिशमेंट और पार्टीज जो है वो एक दूसरे के गले पड़ी हुई। बिल्कुल जी, बिल्कुल गले पड़ी हुई हैं और किसी किस्म का कोई कंसेंसस मौजूद नहीं है कि इन मुश्किल हालात से मुल्क को कैसे निकाला जाए। अभी तो बहुत ही इमरजेंसी वाला हालात है, लेकिन मैं यही अब मेरा अगला सवाल था, ये जो आपने भी नक्शा खींचा और जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, क्या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, लेड गवर्नमेंट जो है, वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी? अभी तक तो देखिए वो बात ठीक है कि मेफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ की डील के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, मुश्किल फैसले लिए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, सियासी जो है मुहर्रिकात नहीं देखे, लेकिन अभी जिस तरह आगे से मुल्क को चलाने वाला जो मामला है, मुल्क को में जो स्टेबिलिटी लाने वाला मामला है, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है इस वक्त 60 प्लस मिनिस्टर्स की, वो आर दे अप टू दिस जॉब? वो कर ले स्टेयर कर लेंगे? एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, जो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूँगा, इलेक्शन कराओ फौरन, फौरी तौर पे, कोर्ट्स उनको रिलीफ दे रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से उनके साथ है अभी तक, और दूसरी तरफ ये सैलाब, इकोनॉमिक जो क्राइसिस और ये जो बढ़ रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट मुझे तो लगता है सख्त प्रेशर में आएगी और सख्त मुश्किल इसको सामना पेश आएगी आने वाले महीनों में। जी बिल्कुल, पता नहीं अब कितने महीने रह गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने आपसे कह दिया है कि मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनवरी में आप इलेक्शन कॉल करें। 3 महीने आपके हैं आपके पास, 3-4 महीने ये आप कंसोलिडेशन कर लें, आईएमएफ प्रोग्राम पक्का हो जाए, मुश्किल फैसले हो जाएँ, रेलगाड़ी जो है वापस पटरी पे आ जाए, और उसके बाद इलेक्शन करवाएँ, फिर देखा जाएगा क्या होता है, क्या नहीं होता। अब देखना ये है रज़ा कि क्या ये लारी-लपा है और इमरान खान, या ये हकीकत है? क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट के कोई और इरादे तो नहीं हैं? क्योंकि मैंने अभी आपसे शुरू में कह दिया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसे कदम उठाती है, जिसके साथ आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे कि पाकिस्तान के मफाद में भी हैं, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्क्रैचेस द बैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो फिर मेरा ख्याल है सिचुएशन बड़ी तब्दील हो सकती है। खान साहब को मायूसी होगी ये सुन के, और शायद और लोगों को भी मायूसी हो, तो इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सी गेम्स बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं। अब मैं आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पेकुलेट, आई डोंट थिंक वी शुड स्पेकुलेट। बहुत सी अननोन्स हैं यहाँ, कुछ नोन अननोन्स हैं, कुछ अननोन अननोन्स हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। आई डू नो व्हाट यू मीन। जी सोलंकी साहब ने हमें जॉइन कर लिया है। जी सोलंकी साहब, प्लीज जी, मैं प्रोसीड। इसी से एक सवाल निकलता है, वो ये है कि इमरान खान को बैक चैनल से जो भी पैगाम दिया गया हो, फर्ज करें वो वही है जो अभी आपने बताया, कि आप अभी आप जरा अपने जो घोड़े हैं उनको लगाम दें और जरा इंतजार करें जनवरी तक का। तो जनवरी तक तो बहुत सारे मौसम होने आने वाले हैं, जिनमें अगले 2 महीने के अंदर इस्लामाबाद के करीब एक शहर है जिसका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ और भूलना चाहता हूँ, वहाँ भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो उनका जो आफ्टर मैथ है, वो भी तो असरअंदाज होगा ना, कि उसके बाद जो है वो नई गेम शुरू होती है या पुरानी गेम होती है। तो वो जो वादे आज अगर किए भी जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? और इसको इससे भी जोड़ लें कि जो अभी तबाही आई है, तो जो जो अंदाजे हैं वो तो ये है कि 10-12 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान है, 2010 के सैलाब से बहुत ज्यादा नुकसान है। और जीडीपी आपकी जो है वो शायद 2% पे चली जाएगी। तो जिस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जनवरी तक आप कर लें, वो तो नहीं होनी। देखिए सुलगी साहब, नवंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, मगर मेरा ख्याल है रन अप टू नवंबर भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। खसूसन अगला महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड सो एवरी मंथ इज इम्पोर्टेंट। अगर तो कुछ फैसले हो जाते हैं तो फिर नवंबर से पहले ही आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं कोई फैसले होते या होते हैं मगर नवंबर में पता चलता है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। अब बात यह है कि आप इस वक्त सिर्फ एक शख्स जो है वो मुश्किल में है, आप यकीन नहीं कर सकते वो कौन है।
वो इमरान खान है। तो अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट करेंगे और उनकी बात सुन के कहेंगे ओके चलो फिर आई वेट टिल जनवरी, या वो समझेंगे नहीं ये फिर से गड़बड़ होने जा रही है, मैंने अभी करना है जो कुछ करना है, मेरे लिए टाइम इज रनिंग आउट फॉर मी, ये ना हो कि मैं फिर ये किसी ट्रैप में आ जाऊं और आई नीड टू मूव नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो खान साहब ने हमला कर दिया, देखिए खान साहब की एटीट्यूड ये है कि सलाब आया वै सो व्हाट, मैंने तो जल्द से जुलूस करने हैं, आपने रुके हैं वो नहीं, वो कहते हैं होता रहेगा, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। तो वो तो उनका तो मूड बड़ा क्लियर है। सवाल ये है डज ही ट्रस्ट द एस्टैब्लिशमेंट एनी मोर, कि एस्टैब्लिशमेंट उन्हें कह रही है विल गिव यू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बट वेट विल यू एक्सेप्ट दैट, या वो कहेंगे नहीं मुझे तो अभी करना है जो मुझे करना है कर लो, मैंने तो लॉन्च कर देनी है अपनी अटैक, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट को उड़ा देना है, मैंने नहीं छोड़ना। फिर देखना ये पड़ेगा कि उस सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड रहती है कि नहीं, कि इमरान के साथ कैसे डील करना है, या वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप मेरे इशारे समझ लें कि अगले सितंबर अक्टूबर नवंबर सारे बड़े अहम, नवंबर के बाद इमीडिएटली मैं समझता हूँ तो उससे पहले भी तब्दीली आ सकती है और उसके बाद भी, मगर ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, नवंबर जनवरी से आगे नहीं जाएगा ये। मगर ये आप सब आई थिंक ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अश्योरेंसेज उनको या गारंटीज मिल रही हैं जो भी उनसे कहा जा रहा है। अगर उधर दूसरी तरफ ये ना समझे कि नून लीग और बाकी लोग भी सोए हुए हैं, वो जरूर इस वक्त लेटे हुए हैं, मगर वो किसी वक्त टैक्टिकली वो जाग उठ सकते हैं, जी तो फिर वो भी अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर जी, देंगे। लेकिन एनएस बात ये कि वो बिल्कुल उनके पास ऑप्शंस हैं, वो जाग सकते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन और पॉपुलर लेवल के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम का अलायंस है, रूलिंग अलायंस है, वो इस वक्त सख्त मुश्किल में। एक तरफ तो ये कि उन्होंने अपना बयानिया जो है वो उसको भी अंडरमाइन कर दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने अवाम पे एक अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन नाजिल कर दिया, 49 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। और अब सैलाब के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिहेबिलिटेशन जो सिंध में नहीं होगी, उसका भी इसको सियासी इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। हम तो पहले नून लीग की सिर्फ बात करेगा, करते हैं, यहाँ तो पीपीपी भी अब मुश्किल में आएगी, बिकॉज लोग आएगी पूछेंगे। तो आएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना, जो बात जो बड़ी बात है वो ये है कि आपके वो ठीक है उनके पास कार्ड्स मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी सियासी हिकमत अमली इंतहाई कंफ्यूजन और जिसे कहते हैं ना एक कॉम्प्रोमाइज का शिकार है। और आपको पता है हिस्ट्री में कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस डू नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरली, अगर आप नहीं देखें। देखिए जो उनकी जो कॉम्प्रोमाइज है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है ना, उनकी उनकी कॉम्प्रोमाइज जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट स्पीशीज। तो एस्टैब्लिशमेंट इज इन ट्रबल विद इमरान, इसलिए अभी ऑप्शंस हैं, ऐसी नहीं बात के ऑप्शंस नहीं जी है। एस्टैब्लिशमेंट में की लीडरशिप डिवाइडेड है, बट एनीवे मैं ज्यादा उनकी बात नहीं करना चाहता, वो बड़े माइंड कर जाते हैं। तो मैं ठीक वो है मैं चले तो मौसम का इसलिए हाल, मौसम हाँ मौसम की गुफ्तगू कर लेते हैं क्या? यही अपा खाने की तरकीबें, हाँ यही रह गया क्रिकेट, पाकिस्तान में। टेक्नोलॉजी, अ- ट्रैवल, नेटफ्लिक्स मूवीज, लिस्ट इज लॉन्ग। हाँ, अदालतों में अब बात नहीं कर सकते, स्टैट्यूट में बात नहीं कर सकते, मुल्ला में बात नहीं कर सकते। अब इन पीछे रह की गया सेठी साहब। सो आमलेट आमलेट के 100 नए तरीके जो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं एक ही चीज रह गई है रजा, हाँ जी, बताइए ये आप मजाक में कर रहा हूँ इसको, ये ना हो कि सारे यूथिये जो हैं इसको क्लिप बना के और चला दें। बताइए क्या रह गया? मतलब है मैं ये पहले और बाद में कह रहा हूँ, ये ना हो ठीक कि है, मैं बस वो ऑन कर रहा हूँ, ये यूथिये जो है इसको चलाएंगे, इसको बिल्कुल डिस्क्लेमर ट्रेंड बना देंगे। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर आ आप गया आपका। मैं कह दूं, कहे 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 बिल्कुल कहे। बोल के लब आजाद है तेरे। मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल जॉइन पीटीआई। पाकिस्तान में तो इस वक्त यही लग पीटीआई रहा है, आप पीटीआई देखिए। पीटीआई फिर पहचानी न जाएगी। हाय पीटीआई ना बेचारे जा, असि नहीं बेचारे जाओगे। देखिए
देखिए पाकिस्तान में तो फिर कोई डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन है। मैं तो यहाँ बाहर रहता हूँ, यहाँ तो एक जिसे कहना चाहिए वन पार्टी रूल है, लिटरली वाओ वन वाओ पार्टी। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो अगर कोई चीज उनको यूनाइट कर रही है इस वक्त, वो इमरान खान और उसका विक्टिमहुड है। यार रोजाना बात ये है कि मैसेजेस। हमारी तो सारी दोस्तियां खराब हो रही हैं। हाँ हो चुकी है। मतलब है हम क्या करें, कहाँ जाएंगे। इसलिए रजा सोचों में पड़ जाए, हम कोई एक ग्रुप इकट्ठा करें और जाए और कहें खान साहब अस्सलाम वालेकुम, माफ कर दो असि थोड़े खादमा। नहीं, तो आपको मैं आपकी इत्तला के लिए, आपको खैर इस चीज का इल्म है सेठी साहब कि हमारी सिविल सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब उनको मिलवा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट, कुछ प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी के लोग, वो जाके वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वाह, वो आजकल वो इमरान खान साहब को एक जमहूरियत का चैंपियन विजा हाँ, वी स्टैब्लिशमेंट दिखा रहे हैं। वो क्या नाराज हो बात। रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर उन पे अब तनकीद ना करें, अगर आप लोग तनकीद करते हैं इमरान खान की किसी पॉलिसी पे, इसका मतलब है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप फौज को दोबारा मौका दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया ये सुन के। मुझे इस तरह माइंडसेट के ऊपर अच्छा हुआ कि ये टॉपिक आ गया, हमारी ये लाइनअप में नहीं था। बट आई डू वांट टू अंडरस्टैंड हैडी साहब, ये क्या, ये हमारी जो प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी है, इसका ये क्यों मसला हो जाता है कि उनको बड़ी बड़ी चीजें जो है वो क्यों नहीं दिखाई देती दुनिया में। इधर इधर ये अमेरिका में रजा कल ये वही प्रॉब्लम है जो लोग वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग गए, यहाँ इफ्तिखार चौधरी के पीछे लग गए। एक ट्रांजिशन को ट्रांसफॉर्मेशन बना देते हैं, ये समझते हैं इनकलाब आ रहा है और सारे कूद जाते हैं उसके अंदर। बाद में पता चलता है ये तो इनकलाब क्या, ये तो कोई काउंटर रेवोल्यूशन ही हो गया एट द एंड ऑफ द डे। जिस जुडिशरी के लिए इन्होंने लड़े थे वो देख रहे हैं क्या हाल हुआ है उसका, वो क्या बिल्कुल। कर रहे हैं आजकल। ये वही लोग हैं ना जो बड़े लॉयर्स मूवमेंट में आगे आगे थे। अब अगर आप अली अहमद खुद को सुन लें तो फिर वो बताएगा आपको कि वो क्या समझता है कि कैसी ये जुडिशरी क्या है और ये क्या नहीं है, कितने इनमें। अभी तो अली अहमद कुल कहता है सिर्फ 4 जजेस हैं जो कि फेयर हैं और इंसाफ देने वाले, बाकी तो है ही नहीं। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो उनको वो करीब रहे हैं ना, ये वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। यस। ये वही चीज हो रही है इमरान खान साहब की। हिटलर के साथ भी ये हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये हुई, ये होती है, ये पॉपुलिज्म में बिल्कुल होती है। तो इसलिए अब ये भुगतनी पड़ेगी आपको। सारी कौम जो है वो मेरा ख्याल है कि दे हेट द शरीफ सो मच एंड नाउ दे हेट द एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज उनके फेवरेट को उन्होंने गिरा उतार दिया है। तो अब उसको वो जो मोमेंटम है इस मिडिल क्लास का, वो अभी इतनी जल्दी डिसिपेट नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक दिस इज अगर पाकिस्तान की तारीख में 2 टर्निंग पॉइंट्स है, मैं समझता हूँ ये मार्शल लॉ कोई टर्निंग पॉइंट्स नहीं थे। एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलिज्म थी और एक इमरान खान की फाशिज्म। ये और भुट्टो साहब भी जो थे वो भी बिल्कुल वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी रूल बनाना चाह रहे थे। वो भी एक किस्म की फैशिस्ट पॉपुलिज्म थी। कितने सारे प्रोग्रेसिव भागे गए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने, अभी भी दे थिंक दैट दिस इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। वो एक तब्दीली थी। नया पाकिस्तान भुट्टो साहब ने बात की थी पहले, ये इमरान खान ने नहीं बात की, भुट्टो साहब ने बात की थी नया पाकिस्तान मैं बनाऊंगा। अब वो ही घूम फिर के आगे हम नया पाकिस्तान फिर बना रहे हैं। हर दफा नया पाकिस्तान बनाते हैं तो जो पाकिस्तान रह गया उसकी आधे टुकड़े कर देते हैं। अब आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं। और इसलिए बड़ी मुश्किल से ये वो श्रीलंका वाली सिचुएशन से बचाया आपको। मगर ये ज्यादा देर आप नहीं बचेंगे, अभी और बहुत से मसले आने हैं। खान साहब जो हैं, क्या जेन्युइनली उनको कुछ एहसास है या नहीं है, या वो बस अब ही इज ऑन अ रोल। और देखे ना, अब शौकत तरीन जैसे लोग, तैमूर झगड़ा जैसे लोग, आई मीन बिकम ब्लाइंड। अनबिलीवेबल। ब्लाइंड। मैं तो यकीन नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं कहता पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ लिटरेट है। दे आर लिटरेट बट नॉट पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा तो फिर हो तो जिसे पता हो कि आइन का क्या अहमियत है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या रोल होता है। ये सारी चीजें उन्हें पता होती है। जमहूरियत का मतलब क्या होता है, यहाँ कौन किसको क्या, आपको और मुझे पता, हमारे लिए तुम्हारे लिए मेरे लिए जमहूरियत क्या है कि हमारी मीडिया की आजादी हो, और हमारे लिए क्या जमहूरियत है। अवाम के लिए जमहूरियत यह है कि मेरा वोट जड़ा है वो लैन आने तो मैंने कोई नाली नलका दे जाऊंगा। बाकी किसी के लिए क्या, ये जो सारे सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, ये कल वो फैशिस्ट बनता है तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी कोई किसी किस्म की आजादी जो है वो कम नहीं होगी। वो तो ऑलरेडी उन्होंने अपने घरों के अंदर अपनी आजादी बनाई हुई है। उसके बाहर तो वैसे भी वो नहीं अपनी आजादी के का इजहार करते या मांगते हैं। आप मांगते हैं, मैं मांगता हूँ,
कुछ सियासी जमातें जो हैं या अवाम मांगती है, आम अवाम जिसके लिए वोट बड़ा जरूरी है, ये तो दिस इज समथिंग एल्स ओवर हियर। अब वो जो, क्योंकि वो कहते हैं अब हवा चल पड़ी है, तो इसलिए आम आवाम को भी बात समझ आ गई है कि वोट जाया नहीं करना। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो इसकी फैशिज्म को सपोर्ट करते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है जमहूरियत हो या फैशिज्म, एज लॉन्ग एज उनका वोट काउंट करे, नलका नाली थाना जी कचहरी। जी, ऐसा तो जो हमारी इसलिए इलेक्ट्रल आप और मैं, पॉलिटिक्स। हम जैसे लोग हैं जो कि ये डिबेट्स करते हैं कि जी आइन, आइन क्या है? सिर्फ इलेक्शन नहीं है आइन। आइन जो होती है या जमहूरियत का मतलब होता है उसके अंदर हकूक होते हैं, राइट्स होती हैं। वो जो राइट्स है ना, वो बहुत सा बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का। बहुत सी राइट्स होती है उसके अंदर, मीडिया राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ फलाना, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा एक प्लेटफॉर्म होता है। सिर्फ इलेक्शन नहीं होते यहाँ तो। कॉन्स्टिट्यूशन की घास ही कोई नहीं डालता। जो आपके इदारों के, जो आपके रियासत के, स्टेट के इदारे हैं, दे हार्डली डेमोक्रेटिक एनीवे। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफेंड करना है। तो आई एम सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी सोच, हमारी सोच जो है, इट्स नाउ इन अ माइनॉरिटी। आई एम सॉरी टू से दिस। और हम जैसे लोग और भी जो है, दे हैव आल्सो डिसाइडेड कि बहुत हो गया है, अब ये नो, ये दिस इज अ लूजिंग बैटल, लेट्स बिकम पॉपुलिस्ट। और अपनी नफरतें जो हैं उनको सामने रखे और बाकी अल्लाह ला खैर सदा, खान दे पीछे लग जाओ, देखा जाएगा जो होता है। जी ये तो बहुत ही और वो शिकस्त हमें, खोरदा वो ही सोच है। हमारे साथी थे, वो अब छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं और। इट्स अ डिफीटिस्ट प्रपोजिशन, शिकस्त हाँ खोरदा एक सोच। सोलंकी साहब, हाँ, लेकिन मगर वो तारीख की बात है ना। देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ भी कभी इस्टेब्लिशमेंट के ही लगाए हुए पौधे थे। बाद में उनका भी, अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान की भी एवोल्यूशन हो रही है, उनको समझ आ गई है इक़्तिदार में आके, पावर का गेम, पहली बार पावर में आए हैं ना। तो अब अगर वो, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अभी भी वो इदारों की, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात करते हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की बात करते हैं, बाकी अपने मुखालफिन से बैठ के बात करते हैं, तो वो नहीं बिल्कुल मैं करेंगे, भी उनको सपोर्ट करूंगा। वो नहीं लेकिन करेंगे। लेकिन वो इमरान यही खान का करेंगे। डीएनए चेंज नहीं हुआ, उनका डीएनए वही है, वन पार्टी स्टेट, एंड ऑफ प्लूरलिस्ट मीडिया, एंड ऑफ द पार्लियामेंट, ओवर सेंट्रलाइज्ड स्टेट, यूनिटरी फॉर्म ठीक ऑफ है, गवर्नमेंट। सेठी साहब भी कुछ ठीक है सोच क्या? रहे ताकि हैं। आपके आपके जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं। हाँ, ये अगर ठीक आप, है। लेट्स बी फेयर, जो आया पावर 2/3 मेजोरिटी के साथ, वो फाशिस्ट ही था। फिर हाँ, बाद में निकाले गए, 10-10 साल किसी ने काटे, फौजियों ने 10-10 साल काटे, इन्होंने कम काटे, मगर फिर जिन्होंने सीखा है, वो अब, हम तो इसीलिए, मेरा तो इशू ये है कि नवाज शरीफ ने पहले, ये पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, जो कि जो उनका दौर था 2013 से 2018 तक, वो हालांकि उनके साथ बहुत से हाथ हुए, मगर वो, दैट वाज द मोस्ट डेमोक्रेटिक टाइम जो मुझे याद है इन ऑल दिस टाइम। दैट वाज वेरी डेमोक्रेटिक। उसमें सारे अच्छे फैसले हुए, आज़ाद किस्म की इंस्टीट्यूशंस थी एंड सो ऑन। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त उनको डिस्टेबलाइज ना करती, तो शायद ये पाकिस्तान की गाड़ी चल पड़ती और फिर हमें बड़े फायदे होते। मगर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो एक इतनी सी चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब देखें कहाँ पहुंच गए हैं, क्या क्या इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड सर्वाइव। लेट्स सी। तो बात यह है कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जमहूरियत के लिए, और आइन के लिए, और इकोनॉमी के लिए। अब यू नेम इट, वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। बिल्कुल। थैंक यू ऑन दिस नोट। इसको पिक अप करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। सेठी साहब, वक्त का शुक्रिया। सोलंकी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लेट, लेकिन आप आ ही गए, बहुत अच्छी बात हो गई। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। कल शाम को आप देखिएगा हमारा शो दोबारा, उसमें फर्क गेस्ट और होस्ट होंगे। लेकिन डू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू।